नेपाल में कुछ जेनजी प्रोटेस्टर्स ने मिलकर पार्लियामेंट को ही आग लगा दी और न सिर्फ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ सीनियर नेताओं के घरों में भी आग लगा दी। इनमें से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर पे आग लगाने की वजह से उनके वाइफ की डेथ भी हो जाती है और कुछ नेताओं को तो उनके घर से निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। लेकिन इससे भी बड़े प्रोटेस्ट तो इंडिया में भी हुए हैं, जैसे कि 2006 का दलित मूवमेंट, 2011 का अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट और 2020 का फार्मर प्रोटेस्ट। लेकिन इंडिया में तो ऐसी कोई घटना देखने और सुनने में नहीं आती है। ऐसा क्यों है, इससे पहले आपको समझना जरूरी है कि नेपाल में आखिरकार हुआ क्या। तो ये बात कुछ हफ्तों पहले से नेपाल में शुरू हो जाती है, जब सोशल मीडिया पे एक वायरल ट्रेंड शुरू हो जाता है नेपो किड्स के नाम से। यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जो बच्चे हैं वो फॉरेन देशों में जाके ऐशो आराम वाली जिंदगी बिता रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना। और यहाँ पे नेपाल में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहे। नेपाल के अगर डेमोग्राफिक्स की बात की जाए तो वहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से भी ज्यादा है, जबकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूथ ही है। कि साइलेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे सोशल मीडिया पे तो चल रहा था, लेकिन इसने जोर तब पकड़ा जब गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को ही बैन कर दिया। उनकी गवर्नमेंट ये रीजन बता रही थी कि सारे सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर रजिस्टर करने से मना कर दिया है। लेकिन वहाँ के लोग ये मानते हैं कि असल में वो करप्शन छुपाने के लिए और उनकी सच्चाई को बाहर न निकलने की वजह से सोशल मीडिया बैन किया गया। ये बैन पूरी तरह लागू हुआ था 4 सितंबर 2025 को और कुछ ही दिन बाद 7 तारीख को सारे जो यूथ पॉपुलेशन है वो पार्लियामेंट के सामने जमा हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी को ये इजाजत दे दी कि आप फोर्सफुली इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से रोक दीजिए। शुरुआत तो ये टीयर गैस और वाटर कैनन से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये गोलीबारी में कन्वर्ट हो जाती है और इस गोलीबारी में 19 से ज्यादा युवकों की मौत हो जाती है और 300 से ज्यादा युवक जो है घायल हो जाते हैं। और इसके बाद तो वहाँ के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने करंट गवर्नमेंट के सारी बिल्डिंगें ही नहीं बल्कि पुराने जो फॉर्मर मिनिस्टर्स है उनके घरों में भी आग लगा दी। इस इंसिडेंट में होता ये है कि नेपाल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी वाइफ की भी जलने से मौत हो जाती है और वहाँ के फाइनेंस और कुछ और मिनिस्टर्स को तो घर से दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। और इसके बाद होना ही क्या था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट रातों रात कोलैप्स हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इंडिया में भी ऐसे रिवोल्ट और मूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और सावधानी से डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि दलित मूवमेंट, अन्ना हजारे मूवमेंट और फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये कुछ समय तक मीडिया और सोशल मीडिया में थे तो सही, लेकिन नेपाल के साथ यही चीज पोलाइटली क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ का गवर्नेंस। क्योंकि नेपाल की हिस्ट्री देखी जाए तो वहाँ पे न कभी स्टेबल गवर्नमेंट थी, ना उन्हें पॉलिटिक्स करना आता था। आज के 20 साल के पहले ही तक देखा जाए तो नेपाल में गवर्नमेंट थी ही नहीं, बल्कि राजाशाही चल रही थी। और ये परिवर्तन 2001 में शुरू हुआ, जब वहाँ के रॉयल फैमिली के प्रिंस ने ही अपने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। उसके बाद कई सालों तक नेपाल में सिविल वॉर चला और 2008 में वहाँ पे पहली बार गवर्नमेंट स्थापित करने की कोशिश की गई। कोशिश इसलिए क्योंकि 2008 से अब तक 18 सालों में वहाँ पे 14 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है और किसी भी गवर्नमेंट ने एक टर्म भी अपना पूरा नहीं कर पाए। और देखा जाए तो वहाँ की जो जेनजी और यूथ पॉपुलेशन है वो बचपन से गवर्नमेंट का इम्बैलेंस और करप्शन देखते आ रहे हैं और यही कारण है कि इनका गुस्सा जो है वो इतने सालों से बिल्टअप हो जाता है और ऐसे प्रोटेस्ट में लीड करता है। इस प्रोटेस्ट के बाद जो गवर्नमेंट है नेपाल की वो तो गिर चुकी है, लेकिन बहुत समय तक नेपाल को मिलिट्री कंट्रोल के अंदर नहीं रखा जा सकता और इससे गवर्नमेंट की जरूरत तो है। वहाँ की यूथ पॉपुलेशन तो ये चाहती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोई युवा नेता ही संभाले, लेकिन अभी तक की जो नेपाल की हिस्ट्री है वो देखकर क्या ये सही निर्णय होगा या फिर उनको ड्रास्टिकली कुछ अलग सोचने की जरूरत है, जैसे कि वो किसी और देश के साथ ही मर्ज हो जाए। नेपाल अपने आप में लैंडलॉक्ड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उनके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। वहाँ के कुछ लोकल लोग तो ये चाहते हैं कि उनको चाइना ही टेक ओवर कर ले, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और वहाँ के डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट पेस्ड होते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर नेपाल की इकोनॉमी देखी जाए तो करीबन 60% से भी ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया के साथ होता है नेपाल का। यानी अगर देखा जाए तो आज के डेट में तो नेपाल इंडिया के टुकड़ों पे ही पल रहा है। और इकोनॉमी को अगर साइड में भी रख दिया जाए तो नेपाल का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है वो भी बहुत ज्यादा इंडिया को बिलोंग करता है। लेकिन इन सब में आपका क्या मानना है? ऐसे जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से क्या देश में एक रेवोल्यूशन आता है या फिर एक्चुअल में लोकल पब्लिक को उसका भरपाई करनी पड़ती है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइए और ऐसे ही और टॉपिक्स देखने के लिए अनडिजाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए।